हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एडीओ एग्जाम का जो ग्रामीण विकास पार्ट है। हम लोग देखेंगे यूनिट सेकंड में आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना। यूनिट सेकंड में आपका पर्टिकुलर योजनाओं को नाम दिया गया है। उसमें अभी नया सिलेबस जो आएगा उसमें 2-4 योजना अभी ऐड होने वाला है। नया जो योजना चल रहा है कृषक उन्नति योजना, महतारी वंदन योजना। तो जो सिलेबस में है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसे मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका परिचय देख लेते हैं। ठीक है, तो परिचय के अंतर्गत क्या आएगा, ग्रामीण विकास करने के लिए हमारा मेन क्या है टॉपिक है, इसमें आपका एक पार्ट ग्रामीण विकास है। तो इसमें गाँव का आपका लोगों को जनजीवन सुधारने के लिए, उनको रोजगार प्रदान करने के लिए, आजीविका प्रदान करने के लिए इस योजना को लाया गया है। ठीक है, और दूसरा इनका मुख्य पर्पस था कि ग्रामीण जनसंख्या जो है रोजगार भी प्राप्त करे और आपका परिसंपत्तियों का और संरचना का निर्माण हो। जैसे आप लोग देखे होंगे गाँव में तालाब का निर्माण होता है, डबरी बोलते हैं उसको, डबरी भी बोल देते हैं, तालाब है आपका, वृक्षारोपण भी है। तो इन्हीं के माध्यम से आपका रोजगार भी प्राप्त हो रहा है और आपका अधोसंरचना का निर्माण भी इस योजना अंतर्गत किया जाता है। ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए ये योजना है। ठीक है, तो परिचय के रूप में हो गया है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी जी के नाम पे है ये। अब लागू देखते हैं इसमें, तो एक्ट के रूप में है ये। रोजगार आपको गारंटी क्यों लिखा गया है, ये गारंटी रोजगार की गारंटी, इसको एक्ट या अधिनियम के द्वारा आपको पारित किया गया है, लागू किया गया है, इसीलिए आपका रोजगार का गारंटी है। ये आपका अधिनियम में है, इसीलिए यहाँ पे एक गारंटी शब्द यहाँ पे ऐड हुआ है। ठीक है, रोजगार की गारंटी देता है। तो ये आपका इसमें देखेंगे सितंबर 7 सितंबर 2005 को ये जो है क्या है, ये एक्ट के माध्यम से आपका जारी किया गया है। पूरे भारत के लिए एक्ट के रूप में, आपका अधिनियम के रूप में 7 सितंबर 2005 को इसको जारी किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में आपका प्रथम चरण में ये आपका प्रथम चरण, ये क्या है आपका एक्ट है, और एक्ट की धारा आपका 4(1) में आपका छत्तीसगढ़ में लागू किया गया है। ठीक है, धारा 4(a) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में लागू किया गया। प्रथम चरण आपका 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया, और ये 11 जिलों में किया गया था। 11 जिलों में किया गया छत्तीसगढ़ में आपका। उसके बाद ये कौन कौन सा है आपका, कांकेर है, धमतरी है, नाम याद रखेंगे आप लोग, कांकेर, धमतरी। उसके बाद है दंतेवाड़ा, ये 11 जिलों में शामिल है। दंतेवाड़ा, बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया, जसपुर, और राजनांदगांव और आपका कबीरधाम या कवर्धा। तो 2 फरवरी को फर्स्ट चरण में छत्तीसगढ़ में आपका 11 जिलों में लागू किया गया था। ये आपका कांकेर, धमतरी, दंतेवाड़ा, बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया, जसपुर, राजनांदगांव और एक कबीरधाम है। ठीक है, उसके बाद सेकंड चरण की बात करते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ में आपका सेकंड चरण हुआ। पहले चरण में आपका 2 फरवरी को किया गया। उसके बाद
सेकंड चरण में आ जाएगा आपका द्वितीय चरण। द्वितीय चरण 1 अप्रैल 2007 को किया गया। यह किया गया था आपका 4 जिलों में किया गया था। याद रखेंगे, प्रथम चरण आपका 2 फरवरी 2006 11 जिलों में, और आपका सेकंड चरण में आपका 1 अप्रैल 2007 4 जिलों में। तो इसमें जिलों की आपका नाम देख लेते हैं। इसमें रायपुर किया गया था। ध्यान रखेंगे, इसमें फर्स्ट चरण में रायपुर नहीं किया गया है। रायपुर को कब किया गया है आपका? सेकंड चरण में रायपुर हो गया आपका, जांजगीर चांपा हो गया, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा, और आपका सेकंड चरण में जांजगीर चांपा हो गया, कोरबा हो गया, महासमुंद हो गया। तो ये आपका सेकंड चरण में 4 जिलों में, इसको याद रखेंगे। सेकंड में 2 का क्या है, सेकंड चरण में आपका 4 है, और प्रथम का फर्स्ट है तो ऐसे याद रख लेंगे, फर्स्ट है तो एक और एक लगा दिए, ठीक है। तो 11 जिलों में। सेकंड है तो 2 का आपका मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे याद रखेंगे। 2 है, सेकंड चरण है तो 4 जिलों में, रायपुर, जांजगीर चांपा, ठीक है, और आपका कोरबा और महासमुंद, कोरबा और महासमुंद, कोरबा और महासमुंद। इसको प्रश्न बना के पूछ सकते हैं डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट पूछ सकता है प्रथम चरण कब लागू किया गया, सेकंड चरण आपका कब लागू किया गया, या जिलों का नाम दे सकता है कि इनमें से कहाँ लागू नहीं किया गया था सेकंड चरण में, या इनमें से प्रथम चरण में किन किन जिलों में लागू किया गया था। और एक्ट आपका ओवरऑल कब जारी हुआ था? 7 सितंबर 2005 को ये जारी हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे तृतीय चरण, छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में यह लागू हुआ। तृतीय चरण, सेकंड चरण आपका हुआ था 1 अप्रैल 2007 को, और तृतीय चरण हुआ आपका 1 साल बाद, इसके 1 साल बाद 1 अप्रैल 2008 को सभी जिलों में, ठीक है। फर्स्ट चरण आपका 11 जिलों में, सेकंड चरण आपका 4 जिलों में, और तृतीय चरण जो है आपका 1 साल बाद 1 अप्रैल 2007 के बाद 1 साल के बाद आपका 1 अप्रैल 2008 को बाकी सभी जिलों में इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। तो अभी क्या देखिए, परिचय हुआ, ये लागू हुआ, लागू हो गया ये। उसके बाद देखते हैं अगला, इसमें उद्देश्य देखते हैं। यहां से प्रश्न बनता है आपका उद्देश्य से, रोजगार की गारंटी एवं परिसंपत्तियों का सृजन। नाम से स्पष्ट है, रोजगार की गारंटी और परिसंपत्तियों। तो परिसंपत्तियों के अंतर्गत क्या आएगा? अवसंरचना आ जाएगा। जैसे तालाब का निर्माण कराना है आपका, बंजर भूमि को जो खेत के रूप में विकसित करना है, आपको वृक्षारोपण कराना है, अवसंरचना का निर्माण कराना है। तो इसका मेन सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ग्रामीण जो जनसंख्या है उनको रोजगार, आजीविका के लिए रोजगार प्रदान किया जा रहा है, और आपका जो ग्रामीण विकास के लिए है अवसंरचना का निर्माण भी हो रहा है। जैसे तालाब आपका निर्माण हुआ तो उसके लिए आपका क्या रहेगा? सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, सिंचाई साधन के लिए रहेगा, पेयजल के लिए रहेगा। तो इसमें आपका परिसंपत्तियों का सृजन भी हो रहा है। वृक्षारोपण होगा तो आपको एनवायरनमेंट के लिए लाभकारी है, आपका गांव के विकास के लिए लाभकारी है, ठीक है। तो ये परिसंपत्तियों का सृजन, रोजगार की गारंटी, तो ये आपका 100 दिवस का रोजगार प्रदान किया जाता है इसमें, ठीक है। राज्य सरकार के द्वारा 50 दिवस का रोजगार एक्स्ट्रा और प्रदान किया जाता है। तो ये 150 है, छत्तीसगढ़ में आपका 150 है, 150 आपका छत्तीसगढ़ में है। और जो 50 दिन जो अलग रहता है, एक्स्ट्रा रहता है छत्तीसगढ़ में, तो उनका आपका राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषण किया जाता है। तो उनकी खर्च की राशि राज्य सरकार वहन करती है, 50 दिन जो अधिकतम होता है, ठीक है। अब इसके बाद मांग पर रोजगार, इसको समझते हैं। जैसे प्रत्येक परिवार के लिए जॉब कार्ड बनता है, गांव स्तर में, पंचायत स्तर में आपका जॉब कार्ड रहता है। क्या रहेगा आपका? जॉब कार्ड। जॉब कार्ड में किनका नाम रहता है? जिनका वयस्क है, जो मतलब 18 वर्ष जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी हो, उनका नाम रहता है इसमें जॉब कार्ड में। मांग पर रोजगार,
ये क्या है, मांग पर रोजगार। एक आता है आपका मांग पत्र। मांग पत्र क्या है, मांग पत्र आवेदन का फॉर्मेट होता है, उसमें आप आवेदन करेंगे कि रोजगार प्रदान किया जाए, तो आपको 15 दिवस के अंतर्गत, 15 दिन के अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसमें प्रावधान है मांग पर रोजगार। जॉब कार्ड तो वही व्यक्ति आपका कर सकता है 10 या 12 साल या 18 वर्ष से कम के उम्र के आपके जो रहेंगे उन लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जॉब कार्ड में पंजीकृत सदस्य के रूप में होना चाहिए, आपका परिवार के बेस में बनता है, और आपका जॉब कार्ड में सर्वप्रथम आपका पंजीकृत या उसमें नामांकन होना चाहिए, उसमें नाम रहना चाहिए आपका जॉब कार्ड में। उसके बाद आप क्या करेंगे, मांग पत्र सबमिट करेंगे या आवेदन सबमिट करेंगे, और आपको 15 दिन के अंतर्गत आपको रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो ये आपका मांग पर रोजगार हो गया। इसके बाद है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है महिलाओं को प्राथमिकता। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, इसमें सुनिश्चित किया जाता है कि 1/3 कम से कम 1/3 महिलाओं को इसमें और आपका रोजगार में भागीदारी हो। महिलाओं की रोजगार में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 1/3 महिलाएं इसमें शामिल हो, इसको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला विशेषता है आपका दिव्यांगजन, उद्देश्य के रूप में भी आएगा और ये विशेषताओं के रूप में भी आएगा। ठीक है, दिव्यांगजन को क्षमता अनुसार रोजगार। जो ग्रामीण प्रदेश में, ग्रामीण आपका गांवों में जो दिव्यांगजन है उनको क्षमता के अनुसार, उनके जैसे क्या कार्य आप कर पाएंगे, उनकी क्षमता के अनुसार उनको इस मनरेगा में रोजगार प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसमें देखेंगे आपका बेरोजगारी भत्ता, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है। और मनरेगा योजना से आपका 2012 और 2017 में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसमें डायरेक्ट पूछता है आपका, जैसे बेरोजगारी भत्ता हो गया, अनुपात कितना था, आपका लागू वाला कितना है, वित्तीय वर्ष में कितनी इसमें राशि हुई। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे उनका। बेरोजगारी भत्ता क्या है, अभी देखें हम लोग 15 दिवस के अंतर्गत क्या करना रहता है, रोजगार प्रदान करना रहता है। अगर 15 दिन के अंतर्गत रोजगार प्रदान नहीं कर पाता है तो क्या होता है, 15 दिवस तो ये आपका प्रथम 30 दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए 1/4 जितनी भी आपका न्यूनतम पारिश्रमिक दर रहता है उनका प्रथम 30 दिनों के लिए ये 15 दिन में आपका देना रहता है रोजगार। अगर रोजगार नहीं मिल पाता है तो प्रथम 30 दिन के लिए जितना भी आपका मजदूरी पारिश्रमिक रहेगा प्रतिदिन का, उसका 1/4 प्रदान किया जाएगा बेरोजगारी भत्ता के रूप में। उसके बाद ये प्रथम 30 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, 30 दिन या 1 महीने बीत जाने के बाद ये आपका 1/2 आधा राशि आपका प्रदान किया जाएगा। तो अभी मजदूरी दर कितना है छत्तीसगढ़ में, 243 रुपये है, रुपये प्रतिदिन। ये आपका 2024-25 वित्तीय वर्ष के अंतर्गत है। तो इसमें अगर प्रथम 30 दिन में कितना रहेगा, न्यूनतम मजदूरी पारिश्रमिक दर का आपका 1/4 बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा। और अगर 30 दिन के बाद फिर भी रोजगार नहीं मिल पाता है तो जितना भी आपका पारिश्रमिक दर रहेगा उनका सीधा ये आपका हाफ मिलेगा, आधा उनका इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, उसके बाद अतिरिक्त रोजगार, अभी देखें हम लोग 50 दिन का, ये आपका 2013-14 में, ये डेट याद रखेंगे, 2013-14 में आपका छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 100 दिवस पहले से था, उसमें 50 दिन और ऐड किया गया है। तो ये कब किया गया है, 2013-14 में आपका 50 दिन ऐड किया गया है। और राज्य सरकार के द्वारा 50 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है इसमें ऐड करके 150 दिन। तो वहन जो खर्च वहन कौन करती है, राज्य सरकार करती है। तो इसको ऐसे याद रखेंगे, 2013-14 3, 4 और 1 50, 3, 4, 5, 2013-14 में आपका 50 दिवस का वृद्धि किया गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाएंगे वन अधिकार पत्र धारक को अतिरिक्त रोजगार।
इसमें क्या है, जो वन अधिकार पत्र धारक है उनको भारत सरकार के द्वारा 150 दिवस का रोजगार प्रदान किया जाता है। मुख्य अंतर आप इसमें देखेंगे, भारत सरकार के द्वारा कितना दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, 100 दिन का प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार उसमें कितना दिन ऐड कर देती है, 50 दिन ऐड कर देती है, टोटल आपका 150 हो जाता है, ठीक है। लेकिन वन अधिकार पत्र धारक को अतिरिक्त रोजगार, इसके अंतर्गत एक विशेष बात है, भारत सरकार के द्वारा 150 दिवस का रोजगार प्रदान किया जाता है। लेकिन एक कंडीशन इसमें है, किनको प्रदान किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति या ऐसे परिवार जो वन अधिकार पत्र धारक हैं, वन अधिकार पत्र धारक हैं तो उनको प्रदान किया जाएगा, और उनकी निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए या निजी भूमि नहीं होना चाहिए। निजी संपत्ति हो सकता है, वन अधिकार पत्र धारक में आपका जो निजी भूमि नहीं होना चाहिए, ठीक है। उनको 150 दिवस का रोजगार प्रदान किया जाएगा, और ये संपूर्ण राशि भारत सरकार के द्वारा रहेगा, भारत सरकार के द्वारा। और इसमें आपका 50 दिवस का जो राज्य सरकार के द्वारा है, वहन किनके माध्यम से किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अगला इसमें है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को लाभ। इसके अंतर्गत क्या आएगा, जैसे आवास निर्माण हो रहा है, इसमें आवास भी इंक्लूड हो जाता है थोड़ा सा। आवास में जैसे आवास निर्माण करने के लिए सामान्य क्षेत्र के लिए 90 दिन, और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 95 दिवस का आपका आवास निर्माण के लिए ये प्रावधान किया गया है। इसके बाद है मजदूरी एवं सामग्री अनुपात। ये प्रश्न पूछा गया हुआ है, जिला स्तर में मजदूरी और आपका सामग्री अनुपात कितना होता है, 60:40 का होता है। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया हुआ है, कितना होता है मजदूरी एवं सामग्री अनुपात, और ये आपका जिले स्तर में 60:40 होता है। तो ये उद्देश्य या विशेषताओं के रूप में भी दे सकते हैं इसको। बेरोजगारी भत्ता हो गया, महिलाओं को प्राथमिकता, 1/3 कम से कम सुनिश्चित किया जाता है कि 1/3 महिलाएं लाभान्वित किया जा सके। मांग पर रोजगार, जॉब कार्ड के माध्यम से आपका रोजगार प्रदान किया जाता है। मांग पत्र या आवेदन पत्र होता है। तो बेरोजगारी भत्ता अगर 15 दिन के अंतर्गत नहीं दिया जाता है, रोजगार नहीं मिल पाता है, तो प्रथम 30 दिन के भीतर में उनको जो कुल मजदूरी रहेगा, अभी 243 रुपये है, तो उनका 1/4 प्रदान किया जाएगा। और आपका अगर 30 दिन के बाद भी, 1 महीने के बाद भी रोजगार की प्राप्ति नहीं होती, तो सीधे आपका 1/4 को बढ़ा के सीधा हाफ कर दिया जाएगा, मतलब इनका सीधा आधा आपका राशि बेरोजगारी भत्ता के रूप में मिलेगा, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन अच्छे से याद रखिएगा। अतिरिक्त रोजगार, राज्य सरकार के द्वारा 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार कब से लागू किया गया है या कब से प्रावधान किया गया है, तो वर्ष 2013-14 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व। ग्रामीण विकास करना है हमको, जब तक पारदर्शी नहीं रहेगा, उत्तरदायित्व नहीं रहेगा, तो योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो सही ढंग से नहीं होगा, ठीक है। ना ग्रामीण विकास होगा, ना लोगों का आपका जीवन शैली है, अधोसंरचना का निर्माण है, वह नहीं होगा। तो पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के अंतर्गत क्या क्या आएगा इसमें, स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई, ये आपका यूनिट 3 में भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, सीधा यूनिट 3 में ही इसको और रखा गया है। स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई, इनके अंतर्गत आपका जो मनरेगा रहेगा, सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया जाएगा, उसमें संरचना भी है, ये यूनिट 3 का पार्ट है। तो इसमें आपका पारदर्शिता के लिए सामाजिक अंकेक्षण इकाई आपका लागू किया गया है। शिकायत निवारण, इसमें आपका शिकायत निवारण के लिए भी प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम, ये आपका बना हुआ है 2012 में बना हुआ है। तो ये 12 के अंतर्गत
नियम याद रखेंगे, नियम, ये वर्ष कौन सा है, 2012 के अंतर्गत आपका शिकायत निवारण इस नियम के अंतर्गत कर सकते हैं आप, ठीक है। ऑनलाइन शिकायत, तो इनका वेबसाइट है www.mgnarega.cg gov.in, ठीक है। ये ऑनलाइन शिकायत आप क्रियान्वयन से संबंधित, रोजगार से संबंधित, कार्यस्थल में जितना भी परेशानी होता है, शिकायत करना है तो आपको डायरेक्ट ऑनलाइन इस एप्लीकेशन के माध्यम से, ये वेबसाइट पोर्टल है इसके माध्यम से, या जन मनरेगा जो एप्लीकेशन अभी आगे पढ़ेंगे उनके माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत है। ई मास्टर रोल, ये क्या होता है आप इसको समझते हैं। मास्टर रोल क्या होता है, ई मास्टर रोल मतलब आपका जितना भी कार्य चल रहा है कार्यस्थल में, तो उनका जैसे हाजिरी बोल देते हैं, ठीक है, हाजिरी अटेंडेंस इसमें किया जाता है, ठीक है, अटेंडेंस किया जाता है, उसमें आपका नाप रहता है। जैसे मनरेगा में आपका जैसे तालाब का निर्माण हो रहा है या गहराईकरण हो रहा है, तो उसमें कितना आपका माप है, कितना आपका गहराई में वो करना चाहिए, चौड़ाई कितना में आपका सर्कल में करना चाहिए, ठीक है, कार्य कितना करना चाहिए, तो ये ई मास्टर रोल होता है। इसमें आपका अभी वर्तमान समय में मोबाइल के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से ई मास्टर रोल आपका उसमें एंट्री किया जाता है, ठीक है। रोजगार सचिव जो रहता है ई मास्टर रोल के माध्यम से इसमें करते हैं, और सहायक सचिव भी है, रोजगार सचिव भी है, इसमें आपका एंट्री करते हैं। जितना भी कार्यस्थल में मजदूरों को आपका पंजीयन कराना है और आपका जो कार्यस्थल में चल रहा है, अटेंडेंस बोल सकते हैं, ठीक है, अटेंडेंस कितना दिन हुआ, कितना दिन आपका हॉलीडे हुआ, हॉलीडे में नहीं होता है कार्य, ठीक है। लोकपाल देखेंगे, ये आपका पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के अंतर्गत है। लोकपाल आपका धारा 27 के अंतर्गत लोकपाल का गठन किया गया है, और यह धारा 27 के अंतर्गत मनरेगा की जो एक्ट अभी देख रहे हैं, मनरेगा धारा 27 के अंतर्गत लोकपाल का गठन किया गया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है, जिले स्तर में लोकपाल, जिले स्तर में प्रत्येक जिलों में लोकपाल का गठन किया गया है। आप शिकायत वहां दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपील प्राधिकरण इसके अगला स्टेप का नाम है या प्रोसेस है। जैसे लोकपाल द्वारा जो निराकृत आदेश है उसके विरुद्ध अगर आपको अपील करना है, जो लोकपाल जो है आपका निराकरण नहीं हुआ या निराकरण होने के बाद आप संतुष्ट नहीं हैं कार्य पद्धति से, या जो आदेश आया है उनके से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो राज्य स्तर पे अपील प्राधिकरण का गठन किया गया है, और ये 3 सदस्यीय रहेगा। 3 सदस्यीय प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण का आपका गठन किया गया है। तो लोकपाल, इसमें ध्यान देंगे आप, लोकपाल के लिए क्या है, धारा 27 के अंतर्गत, ये डायरेक्ट धारा भी पूछ सकता है, ठीक है, धारा 27 के अंतर्गत इसको याद रखेंगे। और ये लोकपाल है जिले स्तर पे है, जिले स्तर पे किया गया है, और अपील प्राधिकरण राज्य स्तर पे किया गया है। और ये आपका संरचना 3 सदस्यीय संरचना में, इनका प्राधिकरण में 3 सदस्यीय संरचना में आपको रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें गुणवत्तापूर्ण स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण। अब जैसे रोजगार तो मिल रहा है, आजीविका तो मिल रहा है, रोजगार आपका मजदूरों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन दूसरा पार्ट है आपका परिसंपत्तियों का निर्माण करना। जैसे अभी बताया मैं, तालाब का निर्माण हो गया, वृक्षारोपण का हो गया, नाली निर्माण हो गया, बंजर भूमि को आपको सुधार प्रक्रिया है उसमें करना, नाली निर्माण हो गया, गहराईकरण हो गया, तालाब का सफाईकरण हो गया, ठीक है। तो ये आपका गुणवत्तापूर्ण स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, जो संपत्तियां बन रही हैं उसमें गुणवत्ता बनी रहे तभी विकास हो पाएगा, ठीक है, अधिक समय तक चल पाएगा। तो इनके लिए क्या किया गया है, BFT, बैरियर फूड टेक्नीशियन। तो ग्रामीण जो जनसंख्या रहता है या जो लोग रहते हैं, श्रमिक लोग रहते हैं, उनके अलावा भी ऐसे तकनीशियन या ऐसे टेक्निकल इशू के लिए आपका बैरियर फूड टेक्नीशियन
मतलब दक्ष व्यक्तियों को आपका ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद आपको इसमें ड्राफ्ट तैयार करने, कार्य का मूल्यांकन करने और आपका कार्य स्थल है जहाँ पे कार्य होना है उनका आपका मूल्यांकन करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे और आपका लोकेशन का करेंगे। उसके बाद तकनीकी रूप से कार्य कहाँ किया जाना चाहिए। जैसे आपका तालाब का निर्माण कराना है तो जैसे वर्षा का जल ऐसे स्थल को चुना जाएगा, ऐसे स्थल का मूल्यांकन करके चुना जाएगा जहां वर्षा का जल अधिक से अधिक संग्रहित हो और गांव के लोगों के लिए आपका उपयोगी हो। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा आपका तकनीकी का, इसमें बैरियर फूड टेक्नीशियन। इनको क्या होता है, व्यक्तियों को, आपको जो दक्ष व्यक्ति होते हैं उनका मदद लिया जाता है, ठीक है। GIS इसके अंतर्गत क्या आएगा आपका, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें GIA टैग किया जाए, जियो टैग हो रहा है अभी लोकेशन जो कार्यस्थल है उनका जियो टैगिंग किया जा रहा है। जैसे भवन निर्माण हो रहा है, तालाब का निर्माण हो रहा है, नहर का निर्माण हो रहा है, वृक्षारोपण हो रहा है, तो ये आपका मोबाइल सिस्टम के द्वारा आपका जियो टैग किया जा रहा है। जो रहेंगे रोजगार सचिव रहेंगे और जितने भी सहायक जो रहेंगे वो जियो टैग के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जो कार्यस्थल का है उनका इमेज करके आपका जियो टैग कर रहे हैं और आपका लोकेशन रहेगा कार्यस्थल का। इसमें क्या हो रहा है, इसका मीनिंग आपका क्या है, कार्यस्थल का जियो टैग हो रहा है, जियोग्राफिकल टैगिंग हो रहा है, ठीक है। जन मनरेगा ये आपका क्या है, एप्लीकेशन है। ये दोनों समान रहता है, लगभग समान रहता है। इसमें आपका जन मनरेगा क्या है, इस एप्लीकेशन में आप कार्यस्थल का आप इमेज देख सकते हैं, कितना कार्य हुआ है, जियो टैग हो गया है तो इसमें जन मनरेगा में है, और आप इसमें शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप जानकारी भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी विशेषता है जन मनरेगा ऐप की, ये पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है, ठीक है। आप अपनी राशि, या जैसे कोई परिवार है वो देखना चाहता है कि कितना दिन कार्य हुआ है, कितना राशि बन रहा है पारिश्रमिक, तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप इसमें एप्लीकेशन जब ओपन करेंगे तो आपका पूरा ये लिस्ट आपका ओपन हो जाएगा होम पेज वगैरह में, तो आप वहां से देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं, अपने पंचायत का जो कार्य हो रहा है उसको देख सकते हैं। आप रजिस्टर है, आपके परिवार में जॉब कार्ड में किनका किनका नाम है, ठीक है। तो पारिश्रमिक, न्यूनतम पारिश्रमिक कितना है, तो इसमें और ऑनलाइन शिकायत भी इनके माध्यम से किया जा रहा है। उसके बाद है आपका नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, NMMS। ये भी है आपका मोबाइल, जैसे कार्यस्थल में हुआ आपका सहायक जो रहेंगे आपका मोबाइल जियो टैग करेंगे और उपस्थिति जो रहेगा वो आपका ई-मास्टर रोल में नामांकन करेंगे या दर्ज करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में ये आपका जन मनरेगा में आपका अपलोड होगा, ठीक है, इसके एप्लीकेशन में आपका अपलोड किया जाता है। तो ये आपका क्या है, ओवरऑल आपका गुणवत्तापूर्ण स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण। जैसे कोई मूवी देखे होंगे, एक आध मूवी है, नाम तो याद नहीं आ रहा है, जिसमें मनरेगा बेस में था, वहां तालाब या कुआं का निर्माण नहीं हुआ था लेकिन उनकी राशि का आहरण कर लिया गया था, वहां पे भूमि ही नहीं है या कार्यस्थल में कार्य ही नहीं हुआ है, तो भ्रष्टाचार बहुत होता था, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है, 21वीं सदी आपका टेक्नोलॉजी का सदी है, तो इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। एप्लीकेशन बना के आपका जियो टैग करके आपका टेक्नीशियन को, जैसे ड्राफ्ट हो गया, मूल्यांकन करने के लिए, तकनीकी कार्यों के लिए आपका सहायता लिया जा रहा है। मोबाइल, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, एक क्लिक में आपका देखने को मिल जाएगा कार्यस्थल में कितना कार्य हुआ है, किस लेवल में कार्य हुआ है, कहीं कार्य में भ्रष्टाचार थोड़ी हो रहा है, और अवसंरचना का निर्माण हो रहा है, सही स्थल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको पूर्णतः आपका गुणवत्ता में और आपका परिसंपत्तियों का निर्माण में जो गुणवत्ता होनी चाहिए, जिनके लिए आपका राज्य सरकार और केंद्र सरकार इतना खर्च कर रही है ग्रामीण विकास के लिए, उनका मेन उद्देश्य पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इन्हीं सब गुणवत्ता लाने के लिए आपका जो डिजिटल है, अभी का क्या है, डिजिटल क्रांति चल रहा है, डिजिटल युग चल रहा है, तो इनका
उपयोग इस रोजगार गारंटी योजना में जो कार्यस्थल है और जो आपका क्रियान्वयन संबंधित है उन सभी में किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें भुगतान प्रक्रिया, भुगतान प्रक्रिया एक होता है, आप अभी क्या हो रहा है, पहले कैश होता था, जब डिजिटल नहीं आया था तो कैश आपका सरपंच के द्वारा कैश दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अभी डीबीटी के माध्यम से सीधे अकाउंट में चला जाता है, डीबीटी के माध्यम से तो पैसे का आहरण हो जाता है। सिक्योर सॉफ्टवेयर, ये भुगतान प्रक्रिया से संबंधित सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट उन्नति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे इसमें कोई श्रमिक है और 100 दिन का आपका रोजगार कार्य कर चुका है। ठीक है, ये नाम से स्पष्ट क्या है, प्रोजेक्ट उन्नति। उन्नति से याद रखेंगे, जैसे 100 दिन का रोजगार पूर्ण कर लिया है तो उनको आगे बढ़ाने के लिए या आगे करने के लिए रोजगार संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीनदयाल कौशल विकास उपाध्याय योजना के अंतर्गत दिया जाएगा आपका रोजगार प्रशिक्षण। क्या है, 100 दिवस का रोजगार जो कार्य कर चुके हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो प्रशिक्षण देने से क्या होगा, आपका जो है आपका उनके में आपका कौशल विकास होगा। कौशल विकास होने के बाद क्या करेंगे, रोजगार अपने में दक्ष होके अन्य कार्य में या स्वरोजगार भी आप ओपन कर सकते हैं। तो इसको आपको प्रोजेक्ट उन्नति के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे है इसमें विलंबित मजदूरी भुगतान के लिए मुआवजा, इसका भी प्रावधान किया गया है। अगर मजदूरी भुगतान विलंबित होता है तो इसके लिए आपको इस एक्ट में, इसके क्रियान्वयन में इसके लिए आपका प्रावधान किया गया है। मातृत्व अवकाश भत्ता, सबसे बड़ी विशेषता ये भी है, इसमें विशेषताओं के रूप में भी आ जाएगा। इसमें क्या भुगतान प्रक्रिया है लेकिन विशेषताओं के रूप में भी आ जाएगा। उद्देश्य जो रहेगा वह भी, उद्देश्य जो रहेगा वह भी आपका क्या आ जाएगा, विशेषताओं में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो भुगतान प्रक्रिया है तो केवल भुगतान प्रक्रिया तो रहेगा, लेकिन ये सभी क्या है, उद्देश्य भी आपका विशेषता में आ जाएगा और ये सभी विशेषताओं में भी शामिल रहेगा। तो विशेषताओं में जैसे प्रश्न बनता है तो ये रहेगा, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है 2012 और 2017 एग्जाम में आप एडीओ का क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें से मिल जाएगा प्रावधान है कि नहीं है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें रहेगा आपका 12 माह में 50 दिवस, कोई महिलाएं जो हैं 12 माह में या एक वर्ष में 50 दिवस का आपका 50 दिवस हो गया है। ठीक है, 50 दिवस कार्य दिवस हो गया है, एक साल में, एक वर्ष में 50 दिवस का हो चुका है, तो उनको मातृत्व अवकाश भत्ता योजना अंतर्गत एक माह का जितना पारिश्रमिक रहेगा, जितना भी आपका राशि रहेगा वो प्रदाय किया जाता है। ठीक है, एक वर्ष में न्यूनतम कितना दिवस कार्य होना चाहिए, 50 दिवस का उनको कार्य किया होना चाहिए और आपका एक माह का जो राशि रहेगा, एक माह में जितना बनेगा तो उनको प्रदाय किया जाता है इस मातृत्व अवकाश भत्ता के रूप में। अब कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाएं, जैसे कार्यस्थल है तो उसमें शेड हो गया, पानी की व्यवस्था हो गया, ठीक है, जो फर्स्ट एड किट हो गया, तो ये कार्यस्थल में सुविधाओं के रूप में ये आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अब सबसे महत्वपूर्ण ये है आपका प्रगति या उपलब्धियां। अभी आ चुका है आपका आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है 2024-25, ये डायरेक्ट पूछता है, जो लिखा हुआ है आपको पंजीकृत परिवार लाख में। अभी इसको देखेंगे, ये वाला देखेंगे और ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2023-24 और आपका 2024-25, तो पंजीकृत परिवार ये लाख में है आपका, ये डाटा आपको पूरा याद रहना चाहिए। ठीक है,
ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से पंजीकृत परिवार लाख में, तो अप्रैल से सितंबर ये दोनों नहीं देखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको 2023-24 और 24-25 वित्तीय वर्ष में इसको ये वाला टेबल पूरा और ये वाला टेबल आपको याद रहना चाहिए। तो इसमें आपका है आपका अप्रैल से सितंबर, अप्रैल से मार्च ये 27.97 लाख है। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और आपका इसमें अप्रैल से मार्च में है 38.34 लाख रुपए, और यह है आपका अप्रैल से सितंबर में आपका वित्तीय वर्ष 2024-25 में 36.38 लाख है पंजीकृत परिवार, टोटल पंजीकृत परिवार है, ठीक है। तो देख रहे हैं कितना आपका ओवरव्यू जा रहा है, कितना अधिकतम जा रहा है, 37 है, इसमें 38 लाख है, इसमें 36 लाख है अप्रैल से सितंबर। डायरेक्ट प्रश्न कैसे बनता है यहाँ से, वित्तीय वर्ष 2023-24 में अप्रैल से सितंबर माह में पंजीकृत परिवार की संख्या है, ऐसे देगा और आपको ऑप्शन में सीधा ये दे देगा। ऑप्शन में सीधा आपका क्या रहेगा, डाटा रह जाएगा, या इसको देगा तो सीधा डाटा को पूछता है, ठीक है। तो मेन आप ध्यान देना, ये प्रश्न में रहेगा कि 2024-25 से है और अप्रैल से सितंबर पूछ रहा है। अगर 23-24 को पूछना रहेगा तो क्या पूछेगा, अप्रैल से सितंबर में पूछेगा या अप्रैल से मार्च में पूछेगा, और ये सीधा डायरेक्ट आपका डाटा दिया रहेगा। उसके बाद है रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवार की संख्या, ऐसे कितने परिवार हैं जिनको रोजगार उपलब्ध कराया गया है, और ये संख्या किसमें है, लाख में है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है आपका 19.93 है, अप्रैल से मार्च में 24.77 है, और 2024-25 में आपका 21.17 है इसमें, ठीक है। अब उपलब्ध राशि जो कार्य है क्रियान्वयन के लिए कितना उपलब्ध राशि है आपका राज्य सरकार के लिए, या ठीक है। तो उपलब्ध राशि, ये राशि किस में आ जाएगा, राशि करोड़ में आ जाएगा आपका। परिवार की संख्या और परिवार की संख्या दोनों में है, तो ये लाख में है। तो उपलब्ध राशि कितनी है, ये आपका करोड़ में है, 2670 करोड़ रुपए। ये आपका 4019 करोड़ रुपए, इसमें हो जाएगा आपका 3076 करोड़ रुपए। ये दशमलव के बाद भी नहीं देखेंगे तो इसमें चल जाएगा, राशि वाले में कम से कम ये 4 डिजिट आपको याद रहना ही चाहिए। 2670 करोड़ रुपए अप्रैल से सितंबर में, अप्रैल से मार्च वाले में 4019 करोड़ रुपए, अप्रैल से सितंबर में 2024-25 के लिए आपका 3076 करोड़ रुपए। उसके बाद ये उपलब्ध राशि है, तो उपलब्ध राशि में व्यय राशि कितनी राशि आपका व्यय राशि के रूप में हुआ है, उसमें आ जाएगा आपका व्यय राशि के अंतर्गत। तो उसमें हुआ है, ये उपलब्ध राशियों में से व्यय राशि है आपका 2356 करोड़ रुपए। उपलब्ध राशि कितना है इसमें, 4019 करोड़ रुपए में से व्यय राशि है आपका 3492 करोड़ रुपए, और आपका 2024-25 में अप्रैल से सितंबर में 2944 करोड़ रुपए है। डायरेक्ट डाटा से आएगा, एक या दो प्रश्न डाटा से रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस योजना के लिए, अगर सबसे महत्वपूर्ण है तो ये डाटा है। सीधा आपका उपलब्ध राशि पूछेगा, व्यय राशि पूछेगा, सृजित मानव दिवस पूछेगा, कितने लोगों को प्रदान किया गया, रोजगार प्रदान किया गया है, राशि कितना था और व्यय राशि कितना था, पंजीकृत परिवार की संख्या, ये डायरेक्ट प्रश्न बनाया गया यहाँ से। सृजित मानव दिवस ये आपका लाख में, तो लाख में आपका है 672 लाख, ठीक है, 672 लाख। इसमें हो जाएगा 1276, 672, 1276, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका 811, ये लाख में चल रहा है, मानव दिवस लाख में है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण इसमें है महिलाओं का प्रतिशत, इसमें देखेंगे आप, इसको अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ, इसमें ये पुराना डाटा है, ये दोनों डाटा न्यू डाटा है, ठीक है। 4 प्रगति रिपोर्ट दिया हुआ है, दोनों डाटा आपका लेटेस्ट रहेगा। पूछेगा तो इन्हीं दोनों डाटों में से पूछेगा, 23-24 और 24-25 से। तो महिलाओं का प्रतिशत देख लेते हैं, इसमें 54% है आपका 2023-24 में अप्रैल से सितंबर में, और आपका अप्रैल से मार्च में ये भी आपका 54% है। लेकिन वित्तीय वर्ष में 2024-25 में आपका अप्रैल से सितंबर में ये बढ़कर कितना हो गया, 55.31,
तो इसको याद रख लेंगे, 54 है और आपका 25 में क्या है, 24-25 में आपका 55.31 है। ठीक है, ये महिलाओं का प्रतिशत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद है स्वीकृत कार्य संख्या स्पिल ओवर सहित, तो ये आपका 3.99, 6.07, 4.26। ठीक है, ये क्या है, स्वीकृत कार्य संख्या है। उसके बाद ये भी महत्वपूर्ण है, 8वां आपका 100 दिवस पूर्ण परिवारों की संख्या। 100 दिवस जो पूर्ण परिवार है, 100 दिवस जो कार्य किए हुए परिवार है, उनकी संख्या कितनी है। तो इसमें है आपका अप्रैल से सितंबर में 27,591, अप्रैल से मार्च में है आपका ये बढ़कर हो गया है 3,43,122। ठीक है, लेकिन ये अभी वित्तीय वर्ष अप्रैल से सितंबर तक इसमें क्या है 58,699 है। तो ये आप ये मद है, यही वाला है सभी ये, और ये राशि है। ठीक है, ये राशि है। डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनेगा, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपका जो मद है ये अलग अलग है, व्यय राशि है, उपलब्ध राशि है, रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या, लाख में है पंजीकृत परिवार, लाख में कितना है आपका। ठीक है, प्रतिशत क्या है, महिलाओं का प्रतिशत क्या है, इसमें 54% है इसमें। उसके बाद आपका 55.31% है। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण में इसी को लिखा गया हुआ है, ये अभी आया है, लेटेस्ट है 2024-25 आर्थिक सर्वेक्षण। जितना भी हम लोग डाटा पढ़ेंगे आर्थिक सर्वेक्षण नया जो आ गया है, बजट जो आ गया है आपका छत्तीसगढ़ का, वहां से पढ़ेंगे। और आपका प्रावधान कितना कितना किया गया है उसमें पढ़ेंगे, कौन कौन सी राशि किस योजना के लिए आपका कितना कितना राशि है उसको पढ़ेंगे। तो पूरा ओवरऑल देख रहे हैं आप लोग 2024-25 का ये नया डाटा है। इसमें आपका वित्तीय वर्ष में मुख्य बिंदु यहाँ पे देखेंगे, ग्रामीण विकास एवं रोजगार एक चैप्टर रहता है आर्थिक सर्वेक्षण में, तो मुख्य बिंदु में शामिल है वित्तीय वर्ष 23-24 में 24.77 लाख परिवारों को रोजगार दिया गया और 1,276 लाख मानव दिवस कार्य सृजित किया गया, जिनमें महिलाओं का प्रतिशत अभी देखें 54% है और 2023-24 में 3,43,122 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार प्रदान किया गया। अभी जो यहाँ पे टेबल देखे हैं उन्हीं में से है महिलाओं का प्रतिशत, उसी को आपको वर्डिंग में लिखा गया है मुख्य बिंदु के रूप में। ये जो टेबल है उन्हीं को आपको लिखा गया है। ठीक है, महिलाओं का प्रतिशत क्या है 54% है 2023-24 में। आगे बढ़ेंगे, इसमें वित्तीय वर्ष 24-25, तो ये इसका बात कर रहा है, ये 24-25 का बात कर रहा है। ये 24-25 में सितंबर तक 21.17 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया और आपका कितना मानव दिवस है, लाख मानव दिवस है 811। इसमें देख लेते हैं, ये आपका 811 ये क्या है आपका सृजित मानव दिवस, तो उन्हीं को आपको लिखा गया है टेबल और ये सेम है आपका। महिलाओं का प्रतिशत इसमें कितना है 55.31 और बाकी में क्या था आपका 2023-24 में आपका 54% था। वर्ष 2024-25 में सितंबर तक कितने परिवारों को 100 दिवस का रोजगार प्रदान किया गया है, 58,699 परिवारों को किया गया है। उसके बाद मनरेगा अंतर्गत वर्ष 2024-25 में सितंबर तक उपलब्ध राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 तक आपका 3,076 करोड़ रुपए और आपका व्यय राशि 2,944 करोड़ रुपए। तो ये मुख्य बिंदु में शामिल किया गया है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और डिटेल क्या है टेबल में है। ठीक है, इसमें पूरा डिटेल नहीं दिया गया है, केवल आपको 4 या 5 टेबल का दिया हुआ है। इसमें आपका स्वीकृत कार्य संख्या इसको नहीं दिया गया है मुख्य बिंदु में, इन्हीं में से आपका मुख्य बिंदु में करके आपको शामिल किया गया है। तो ये टेबल और वो सेम है, डाटा सेम है, ये टेबल के फॉर्मेट में है, उसको आपको वर्डिंग के फॉर्मेट में
वाक्य के फॉर्मेट में मुख्य बिंदु के रूप में आर्थिक सर्वेक्षण में आपको शामिल किया गया है। तो यहाँ हम लोग देखें उद्देश्य देखें, लागू होना देखें, आपका क्रियान्वयन से संबंधित देखें, पारदर्शिता देखें, आपका इसमें वर्षवार प्रगति रिपोर्ट देखें इसमें। तो यहाँ से भुगतान प्रक्रिया जो अभी आईटी का यूज करके आपका भुगतान प्रक्रिया चलाया जा रहा है, सिक्योर सॉफ्टवेयर। उसके बाद आपका गुणवत्तापूर्ण स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, इसमें आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके और बेहतर कैसे किया जा सके इसको देखें। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व। आगे का इकाई है आपका सामाजिक अंकेक्षण इकाई, यूनिट 3 में पढ़ेंगे इसको। इनको भी आपको लागू किया गया है। शिकायत निवारण, ये नियम 2012 में बनाया गया था, इनके अंतर्गत आप शिकायत कर सकते हैं, ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। इसको वेबसाइट को भी दे सकता है, याद रखेंगे MG नरेगा CG गवर्नमेंट gov.in है। ई मास्टर रोल, ठीक है। लोकपाल, इसमें आप याद रखेंगे धारा 27 जिले स्तर में लोकपाल होता है। उसके बाद अपील प्राधिकरण आपका होता है राज्य स्तर में, और अपील प्राधिकरण का जो संरचना रहता है 3 सदस्यीय संरचना रहता है। ये आपका 3 सदस्यीय संरचना रहता है अपील प्राधिकरण में। और लोकपाल देखें हम लोग जिले स्तर में है। और ये धारा याद रहना चाहिए आपको, धारा रोजगार की गारंटी, परिसंपत्तियों का सृजन, इसमें क्या देखें मांग पर रोजगार, जॉब कार्ड के माध्यम से, वही मांग पत्र होता है या आवेदन पत्र होता है। जॉब कार्ड में आपका पंजीकृत सदस्यों का नाम अंकित रहता है, और मांग पत्र या आवेदन पत्र इन्हीं को आपको मांग पर रोजगार है। ये 15 दिवस के भीतर आपको रोजगार प्रदान करना अनिवार्य है। अगर रोजगार प्रदान नहीं हो पाता है तो बेरोजगारी भत्ता आपका स्टार्ट हो जाता है। प्रथम 30 दिनों के लिए 1/4 होता है जितनी भी आपका पारिश्रमिक दर रहता है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 2024-25 के अंतर्गत न्यूनतम पारिश्रमिक दर आपका 243 रुपये प्रतिदिन है, ठीक है। बेरोजगारी भत्ता अभी देखें 30 दिवस के बाद प्रथम 30 दिन में आपको 1/4 दिया जाएगा। उसके बाद अगर 30 दिन के बाद भी आपको रोजगार प्रदान नहीं हो पाता है तो उसमें सीधा आपका हाफ हो जाएगा, आधा मिलेगा इसका, 243 का आपका आधा राशि हो जाएगा बेरोजगारी भत्ता के रूप में। अतिरिक्त रोजगार 100 दिन का है, लेकिन 50 दिन केंद्र सरकार के द्वारा 100 दिन है, 50 दिन आपका राज्य सरकार ऐड करती है उसमें। और यह कब से किया जा रहा है, कब से प्रभावशील है, वर्ष 2013-14 से आपका 50 दिवस ऐड किया गया है। वन अधिकार पत्र धारक को अतिरिक्त रोजगार अभी देखें 150 दिवस का मिलता है, और यह भारत सरकार के द्वारा रहता है वन अधिकार पत्र में। और लेकिन उनका निजी भूमि नहीं रहना चाहिए, ऐसा भूमि रहना चाहिए जो वन अधिकार पत्र के रूप में मिला हो उनको, ठीक है। एक्ट 2006 के अंतर्गत मिला हो, लेकिन उनकी निजी संपत्ति ना हो, निजी भूमि ना हो, ठीक है। मजदूरी एवं सामग्री अनुपात, ये अभी देखिए 60 और 40 का अनुपात रहता है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आता है, ये वाला प्रश्न आया हुआ है, मजदूरी एवं सामग्री अनुपात, ये प्रश्न आया हुआ है। लागू देखें इसमें 7 सितंबर 2005 को जारी हुआ था, और आपका धारा 4(1) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लागू हुआ। 3 चरणों में लागू हुआ। फर्स्ट चरण में आपका 2 फरवरी को हुआ 2006 को, 11 जिलों में हुआ, ये आपका 11 जिलों में हुआ। सेकंड चरण आपका हुआ 1 अप्रैल 2007, ये 4 जिलों में हुआ आपका, ठीक है। सेकंड चरण में रायपुर शामिल था, रायपुर, कोरबा और महासमुंद शामिल था, इसको याद रखेंगे। फर्स्ट चरण में आपका रायपुर शामिल नहीं था, सेकंड चरण में शामिल किया गया है आपको 1 अप्रैल 2007 को, 4 जिले। यहाँ से प्रश्न बना सकता है। तृतीय चरण आपका कब लागू हुआ, 1 साल बाद हुआ, 1 अप्रैल 2007 के बाद 1 साल ऐड कर लेंगे, 1 अप्रैल 2008 को ये बाकी सभी जिलों में ये लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। यूनिट 2 के अंतर्गत आगामी जो है सिलेबस में, आगामी क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट योजना था, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
रोजगार गारंटी योजना जो है, उसके बाद आगे जो सिलेबस में है वहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।